बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा है कंप्लीट चैप्टर नंबर 13 का। आज हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कॉपर वायर के एंड्स के क्रॉस। अब हमने देखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंक्रीज़ कर दें पोटेंशियल। सेकंड ये है कि लेंथ और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है क्या। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली 6 वोल्ट, मैंने एक बैटरी अप्लाई की है सर्किट में 6 वोल्ट्स की, तो इलेक्ट्रॉन को जो पुश मिल रहा है वो 6 वोल्ट्स का मिल रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धकेलना। तो ये जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पीड के साथ मूव कराएगा और वही वेलोसिटी, वो जो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा दूँ 10 वोल्ट्स कर दूँ तो देखें अब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, दोबारा से रिपीट करी हूँ। पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा तो उसी पोटेंशियल की वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैंने पोटेंशियल ज़्यादा प्रोवाइड किया है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आएगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर दें। इस पॉइंट को तो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा इसका आंसर पढ़ें, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो रीज़न क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज गिवन बाय I is equal to V by R. तो this equation shows that increasing the potential difference, current also increases and velocity also increases. देखें यहाँ पे दूसरे रीज़न ये है कि देखिए करंट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट हमें मिल किस वजह से रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रहा है। और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या किसकी होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की। करंट तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा, और करंट तभी बढ़ेगा जब क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, सेकंड ये पूछ रहे हैं टेम्परेचर और लेंथ को डिक्रीज़ कर दें तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, उसको देख लेते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज़ गिवन बाय। लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होती है और टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस की क्या होता है, डायरेक्टली होता है। टेम्परेचर अगर कम कर दें, लेंथ अगर कम कर दें तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। अगर रुकावट कम हो गई है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी के साथ मूव करना चाहिए। ठीक है, जब हिंड्रेंस कम हो जाती है तब क्या होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर जाना चाहिए। तो देखें कि व्हेन लेंथ एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब लेंथ और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ कर जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर गई तो करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और करंट उसी सूरत में इंक्रीज़ कर सकता है जब क्या हो, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो करंट इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। रेजिस्टेंस तभी कम हो सकती है जब लेंथ और टेम्परेचर दोनों क्या हो, कम हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, डू बेंड्स इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर हम वायर को बेंड कर दें, वायर है उसको आप इस तरह से बेंड कर दें तो क्या उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि नो बेंड्स इन अ वायर डू नॉट इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बेंडिंग की वजह से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ अ वायर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, एज बेंड्स इन अ वायर डोंट अफेक्ट लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सो आर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए
कि यहाँ पे कोई फैक्टर ऐसा नहीं आ रहा जिसमें ये शो हो रहा हो कि वायर के बेंड होने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा है। रेजिस्टेंस डिपेंड करिए लेंथ पे, एरिया पे। अगर लेंथ इतनी है, अगर हम इसी लेंथ को बेंड कर दें तो देखिए लेंथ तो कम नहीं ना हो रही। अगर लेंथ कम नहीं हो रही, एरिया कम नहीं हो रहा लेंथ और वायर का, तो क्या होगी, रेजिस्टेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो बेंडिंग की वजह से, अगर हम बेंड कर दें, बेंडिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है, उसका आंसर ये है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.3, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर गिवन इन अ फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस पहले बतानी है। ठीक है, हर रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, 2 रजिस्टर दिए हुए हैं, एक शो किया गया, एक नेक्स्ट पेज पे है, और टॉलरेंस बतानी है हर एक की। और देखें यहाँ पे सबसे पहले देखें कि पहला कलर दिया हुआ है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन का नंबर होता है 1। सेकंड ग्रीन दिया हुआ है, ग्रीन का नंबर है 5। थर्ड रेड दिया हुआ है, रेड का नंबर होता है 2, तो 2 की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 2 जीरोस आएंगी। गोल्ड है तो चलें अब टॉलरेंस बता देते हैं। गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, +-5 होती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1500 ±5%। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या करना है, 1500 को मल्टीप्लाई कराना है 5/100 के साथ। ठीक है, कट जाएंगी। जब 15 को 5 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आता है +-75। अब आपने 1500 के अंदर एक दफ़ा 75 प्लस कर देना है, दूसरी मरतबा माइनस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1575, और माइनस करेंगे तो 1425 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो किसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो ये हो सकती है, और कम से कम ये हो सकती है, यानी कि इसके दरमियान की जो रेंज है यहाँ पे इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है कि फिगर बी है। अब बी डायग्राम के अंदर देखें तो फर्स्ट कलर क्या दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, येलो का नंबर होता है 4। उसके बाद वाइट कलर दिया, वाइट का नंबर होता है 9। ऑरेंज दिया हुआ है 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ आएंगे। ठीक है, उसके बाद सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है वो +-10 होती है। तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 4 9, एक सेकेंड, ओके, 4 9 000। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई 10/100। कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा +-4900। ठीक है, तो अब क्या करना है, 49000 में एक दफ़ा 4900 को ऐड कर दें, और एक दफ़ा 49000 में से माइनस कर दें 4900 को। तो आपके पास रेंज आ जाएगी, किस रेंज के अंदर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लाई कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट्स हमें बता दिए, हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी बता दिया और हर एक की टॉलरेंस भी बता दिया। गोल्ड की 5 होती है और सिल्वर की कितनी होती है, 10 होती है। अगर कोई नहीं गिवन है बैंड, 4th बैंड, तो वहाँ पे हम 20% पुट करते हैं। अब बताना है कि व्हाट इज़ मीन बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब है द पॉसिबल वेरिएशंस इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम द मार्क वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। देखिए हर कलर का, हर रेजिस्टेंस के कलर का जो वैल्यू है वो फिक्स है। मींस कि अगर रेड की 2 है, ऑरेंज की 3 है, तो हर एक का नंबर फिक्स है। ठीक है, तो अगर हमने कुछ वेरिएशंस लाना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉलरेंस होती है। लाइक अगर एग्जांपल हम दें कि अगर हम रजिस्टर इतने 1000 ओम का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, उसकी टॉलरेंस इतनी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी रेंज इसके दरम्यान में आएगी। ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर के अंदर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके बेशक आप लोग देखें, 900 से 1100 की रेंज में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। आंसर देख लेते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लेटेस्ट इंक्रीजेस। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एटम की फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है,
we can say that the atoms then after bigger target IA Cluean cross section of the atoms increases with the temperature, so the resistance of the conductor increases. तो इसका क्या मतलब है, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जो है इनकी क्लूजन बढ़ गई तो क्लूजन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, क्लूजन इंक्रीज़ कर गई है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है वो रेजिस्टेंस के साथ होता है। तो इसकी की कैसे बनेगी, देखें टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब टकराने के चांसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जिसे हम रुकावट कहते हैं, हिंड्रेंस कहते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इफेक्ट करती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। कैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ टकराने का जो चांसेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एटम आपस में टकराएंगे तो क्या होगी, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। कह रहे हैं कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब फिलामेंट के लिए हम ओहम्स लॉ ओबे कर रहे होते हैं, मतलब फिलामेंट के लिए ओहम लॉ ओबे क्यों नहीं करता, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आई वी का ग्राफ बनेगा ओहम्स लॉ के लिए तो एक इस तरह की लाइन मिलनी चाहिए, इंक्लाइंड लाइन, मींस कि स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि आई में जितना चेंज आ रहा है उतना वी में चेंज आ रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब क्या हो कि ओहम्स लॉ कहता है करंट, पोटेंशियल और करंट का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये इंक्रीज़ करेगा तो ये भी इंक्रीज़ करेगा। इस तमाम प्रोसेस के दरमियान में रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जो फिलामेंट के केस में इनिशियली तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, बट फाइनली जब हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। इस वजह से ये डिफ़िकल्टी आती है जिसकी वजह से कि ओहम लॉ को ये ओबे नहीं करता। ओहम लॉ के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। चलिए अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। द मेन डिफ़िकल्टी इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इंक्रीज इन करंट। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिलामेंट का तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज स्मॉल, जब करंट की वैल्यू स्मॉल होगी तो द एनर्जी डेसिपेशन इज ऑल्सो स्मॉल। तो एनर्जी की डेसिपेशन हो रही है, जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है, वो क्या होगी, वो भी कम होगी। जैसे जैसे सो द टेम्परेचर एंड हैंस रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट रहेंगे जब करंट क्या होगा, स्मॉल होगा, तो तब ये ओहम लॉ को ओबे कर सकता है। जैसे जैसे एज द करंट इज़ फर्दर इंक्रीज, जैसे करंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। किसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है क्या है कि ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ये डिफ़िकल्टी आती है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट टू 20 वोल्ट्स लाइट बल्ब देन 100 वाट टू 20 वोल्ट्स। कह रहे हैं कि इनमें से फिलामेंट की इस वाले की रेजिस्टेंस हाई होगी या फिर इस वाले की रेजिस्टेंस हाई होगी या फिर इस वाले की रेजिस्टेंस हाई होगी। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि फार्मूला किसके इक्वल होता है, P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय R1। ये फार्मूला है। वोल्टेज की वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर लें, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर दें, R1 की जगह P1 को शिफ्ट कर दें, P1 की जगह R1 को शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप V स्क्वायर का आंसर पुट करें, यहाँ पे P1 का आंसर पुट करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ ये आ रही है। जब 100 वाट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इसको इंटरचेंज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 484। तो यहाँ पे भी फार्मूला के अंदर भी शो हो रहा है कि पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ पे पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ पे पावर क्या है, कम है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फार्मूला से भी शो हो रहा है कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर
रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन आई डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। हमने बताना है, सर्किट बनाना है कि जिसमें कॉन्टीन्यूसली पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो ये रियोस्टेट के टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, पोटेंशियोमीटर के अंदर भी आप लोग कर चुके हैं। तो अभी इसको दोबारा से देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू एज अ पोटेंशियल डिवाइडर टू गिव अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर के केस में हमने पढ़ा था कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर आर, कैपिटल ए से बी टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑन विच अ टर्मिनल सी कैन स्लाइड, जिस पे टर्मिनल सी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है आगे पीछे। इफ़ द बैटरी ऑफ ई एम एफ ई इज़ कनेक्टेड अक्रॉस आर, अगर इसी रजिस्टर के क्रॉस हम कोई ईएमएफ, कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, क्या होगा कि इस बैटरी की वजह से जो हमें करंट मिलेगा वो इसके इक्वल आएगा। और जो अब देखें कि इस डायग्राम को थोड़ा गौर करें, इसकी वजह से जो हमें करंट मिलेगा वो मिलेगा I इज़ इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। अब हमने बैटरी यहाँ पे लगाई है ई आई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू ई बाय आर आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि ए और सी टर्मिनल के दरमियान में रेजिस्टेंस है स्मॉल, तो इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, वी ए सी इज इक्वल टू आई स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में हमने रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट की है। ओके, उसके बाद देखें ये वाला फार्मूला पुट किया है, अभी करंट की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है, वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें आई की जगह, तो कुछ इस तरह की कुछ नहीं। अब यहाँ पे ई और आर क्या है, ये कांस्टेंट है। जो वी ए सी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कैसे वो भी देखते हैं अभी कि दस सी इज़ मूव, जब ए से बी की तरफ सी मूव करेगा, सी टर्मिनल जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है ये आगे पीछे हरकत करेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगी। इनिशियली अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो से आर तक वेरी करेगी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल यूँ दूँ, सपोज कर लें मुझे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो चाहिए 5 वोल्ट्स। ठीक है, मुझे 5 वोल्ट्स चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मैंने 5 वोल्ट्स का मुझे अगर ये मेजर करना है तो क्या करूँगी कि मैं हर एक पॉइंट पे इस नीडल को, जो सी टर्मिनल है उसको रख के देखूँगी। ठीक है, इस नीडल को क्या करेंगे, हम हर एक टर्मिनल पे रख के देखेंगे, तो जहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास, हमने नल पॉइंट ढूंढना होता है जहाँ पे करंट बिल्कुल ही फ्लो ना कर रहा हो। ठीक है, सपोज कर लें कि इस बैटरी की वोल्टेज है, जो भी मैंने मालूम करनी है उसका 5 वोल्ट्स मुझे चाहिए, तो क्या करूँगी, इसमें से 5 वोल्ट मुझे चाहिए तो क्या करूँगी, अब इस पे चेक करूँगी सबसे पहले पॉइंट पे, तो हो सकता है यहाँ पे करंट कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, 3 पे मूव कर रहा है, 4 पे हो सकता है ना मूव कर रहा हो, 5 पे हो सकता है मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ करंट है, वो हमें कौन बताएगा, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल बता देगी। तो मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं हर एक जगह पे क्या करूँगी, टर्मिनल सी को प्लेस करूँगी। प्लेस करने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बैटरी लगी हुई होगी, इस जगह पे जो भी बैटरी लगी हुई होगी, अगर मुझे जितना वोल्टेज चाहिए, तो हर एक पॉइंट को मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद जितना मुझे वोल्टेज चाहिए, अगर उतना फ़ौरन से आ जाता है तो मैं क्या करूँगी, वहीं पे मैं अपने ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी उसको स्टॉप कर दूँगी और उसको मैं मेजर कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिवाइडर चूज़ करें। मीन्स कि अगर मुझे ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो क्या करूँगी कि इसको आगे की तरफ मूव करा दूंगी। देखें, आपने यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टिविटी के टॉपिक में, और अब यहाँ पे हमने कहा है वी ए सी के साथ जो स्मॉलर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे अगर लेंथ कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, वी ए सी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे मूव करा देती हूँ, तो अब देखें लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है। अगर लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह हम पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हैं। मींस कि मैं मैंने अपना जितना भी पोटेंशियल लेना है ना, तो वो मैं क्या करूँगी, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग नीडल को आगे पीछे मूव करवा के मैं उतना जो पोटेंशियल होता है वो गेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो वी ए सी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। वो डिपेंड करेगा लेंथ कितनी रखनी है और रेजिस्टेंस कितनी रखनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सप्लेन करना है वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों कर जाता है जब हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्किट में से। ठीक है, सर्किट में से, अच्छा जी, जब सर्किट में से करंट मूव कर रहा है तो क्या होगा, इस रेजिस्टर के क्रॉस कुछ ना कुछ लॉस होगा।
लॉस होने की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिक्रीजेज। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं पहले। ओके, अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक टर्मिनल ये है, इसको ए कह दें, इसको बी टर्मिनल कह दें। करंट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, ठीक है, मैक्सिमम कर दी है। तो अगर करंट की वैल्यू मैं बढ़ा रही हूँ तो इस रजिस्टर का क्रॉस लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लॉस होगा उसी वजह से इन टर्मिनल ए और बी टर्मिनल के दरम्यान में पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। करंट की वैल्यू, इसकी थोड़ी मैं की बना के देती हूँ कि करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल का लॉस भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम हो गया तो जो टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल बाकी रह जाना है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। देखें, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल का ज़्यादा हो गया है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो जो टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रह जाएगी वो कम हो जाएगी, कम रह जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर पढ़ते हैं। When the current drawn from the battery is increase, जैसे ही हमने करंट ड्रॉ किया है उसको इंक्रीज़ कर दिया, बैटरी के करंट को बढ़ा दिया है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगी होती है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके दरम्यान में तो रेजिस्टेंस होती है ना, वो क्या कर देगी, वो कुछ ना कुछ जो है ड्रॉप कर देगी, मतलब कि जो पोटेंशियल है उसको लॉस कर देगी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। करंट बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से डेसिपेशन एनर्जी का ज़्यादा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डेसिपेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। इंक्रीज़ करने के बाद तो इसी वजह से हम कहते हैं कि देखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये इक्वेशन से शो किया गया है, इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटरनल बैटरी की रेजिस्टेंस स्मॉल आर से और एक्सटर्नल बैटरी की रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से शो कर दें। करंट अगर वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो बैटरी के अंदर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है वहाँ पे लॉस ज़्यादा हो जाएगा। लॉस किस फॉर्म में होगा, एनर्जी डेसिपेशन की फॉर्म में। एनर्जी डेसिपेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर एनर्जी डेसिपेशन इंक्रीज़ कर गई है तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसको देखें, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दें इस तरह से, तो करंट की यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। अब देखना ये है, इसको कनेक्ट करें सही करके। ओके, अब यहाँ पे देखें कि करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टर के क्रॉस जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है, करंट बढ़ाने से लॉस ज़्यादा हो गया तो जो इस बाहर वाले सर्किट को मिलना है ना पोटेंशियल, वो कम हो जाएगा, ठीक है। लॉस होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ए और बी टर्मिनल के दरम्यान में जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था कि करंट ड्रॉ करने से करंट इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का क्रॉस, तो क्या होगा कि एनर्जी डेसिपेशन हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन लिखनी है, तो वह डेफिनेशन ये है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। ये ऐसा सर्किट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा था कि 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, एक बैटरी है, एक स्विच है, ठीक है। तो इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, तो स्विच इज़ क्लोज्ड, इसको आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखें तो मैंने इसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो हमने करंट पास करेगा गल्वानोमीटर से, वो गल्वानोमीटर की नीडल शो कर देंगे। हमने उसको उस पॉइंट पे लेके आना है कि गल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे ही बैलेंसिंग कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमें इस तरह की एक इक्वेशन गेन होगी। और इसी इक्वेशन से सपोज कर लें कि मैं कह देती हूँ कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो R4 है,
तो R4 मैंने मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, तो R4 किसकी इक्वल आ जाएगी, R3 R2 बाय R1, ठीक है। इसके इक्वल आ जाएगी। तो इस इक्वेशन से बाकी 3 रजिस्टर की वैल्यू हमें पता है, हम वो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को इस फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं। ये रही डेफिनेशन, ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का मेथड। बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे जब करंट 0 हो जाएगा, पोटेंशियल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 की गेन कर सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।